है और उसमें 15 से 29 साल का जो युवा है वो 29% है, जो कि नेशनल एवरेज से 2 से 3% ज्यादा है। और अगर हम 15 से 35 जो ओल्ड डेफिनेशन थी यूथ की 2003 की पॉलिसी के तहत ले लें तो 29.05 और 7.62 इसको ऐड कर दें तो ये भी नेशनल एवरेज से लगभग 3% ज्यादा है। तो ये हमारा एक तरह का डेमोग्राफिक पोटेंशियल है 15 से 35 या 15 से 29 का, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है पंजाब में, अगर हमें पंजाब को एक अग्रणी राज्य बनाना है। नेक्स्ट प्लीज। इसके साथ आप ये भी देख लो कि कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश है वो 20% पॉपुलेशन है टोटल इंडिया का, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी नेचुरली कम हो जाती हैं बड़े मायनों में, लेकिन 2.3% पॉपुलेशन है और 60th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तो ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं एज पंजाब का एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स एक है। तो ये डेमोग्राफिक पोटेंशियल है, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच में हम जिला रोजगार केंद्र हर जगह खोल रहे हैं और हमारा जो वहाँ पे पूर्णकालिक होगा उसको सारी की सारी जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी यूथ उसके पास आएगा तो एक बैकग्राउंड में उसको क्लैरिटी रहे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पंजाब में यूथ फेस करता है, ताकि उस पृष्ठभूमि में उसकी भूमिका जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। विच आर द टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एमिग्रेंट्स अब्रोड। क्योंकि जब मैं पंजाब का एक डेटा तैयार कर रहा था, मैंने लगभग 15-20 रिसर्च पेपर से डेटा कलेक्ट किया है और ये जो फिगर है ये पार्लियामेंट में वी मुरलीधरन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनकी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये आंसर दिया था, तो वहीं से ये इंफॉर्मेशन दी गई है। 2016 से 2021 5 साल का अगर डेटा देखा जाए तो केरला नंबर 1 स्टेट है, लगभग 6% के आसपास की पॉपुलेशन अब्रोड जा चुकी है और पंजाब का शेयर इसमें 3% है। तो 3% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब हैज गॉन अब्रोड इन द पास्ट ड्यूरिंग 2016 टू 2021। और तीसरी स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो केरला, पंजाब और आंध्र प्रदेश ये 3 लीडिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग एमिग्रेंट्स अब्रोड। तो पंजाबी डायस्पोरा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था। पंजाबी डायस्पोरा जो पंजाब के लोग बाहर हैं, ऑफिशियली तो 2.5 मिलियन 25 लाख पंजाबी बाहर है, लेकिन कुछ डेटा ये कह रहा है कि 1 करोड़ तक जो पॉपुलेशन है पंजाब की जो बाहर है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के टाइम में चले गए, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद फिर धीरे धीरे पलायन उनका होता रहा, फिर सिख रॉयट्स वहाँ पे उसके बाद हुआ 1991 के बाद। तो ये अगर डेटा हम कलेक्ट करें तो कुछ रिसर्च स्टडीज़ ये कह रही हैं कि 1 करोड़ तक का फिगर है जो पंजाब डायस्पोरा बाहर है। नेक्स्ट प्लीज। हाउ एमिग्रेशन इज चैलेंज टू डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ पंजाब। ये स्लाइड बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2016 से 2021 में पंजाब से 10 लाख लोग, पंजाब और चंडीगढ़ को मिला के 10 लाख लोग बाहर गए हैं, जिसमें से 4 लाख स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं और 6 लाख वर्क वीज़ा पे गए हैं। वर्क वीज़ा भी उनका बड़ा आसानी से लगता है जो 15 से 35 साल की उम्र के होते हैं। तो मोटे तौर पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं, हो सकता है एरर इसमें हो, तो 15 से 35 साल के लोग ही बाहर गए हैं। तो 3.3% पंजाबी मूव्ड अब्रॉड इन द लास्ट 5 ईयर। लेकिन अगर ऑन द एवरेज 2 लाख पंजाबी यूथ अगर बाहर गया है हर साल, तो जो ग्रोथ इंजन है हमारे 15 से 35 साल, उसका ये 19% है। मतलब 19% ऑफ ग्रोथ इंजन्स दे हैव फ्लोन अब्रॉड। तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। सतीश जी, ये इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने एक ये नया दृष्टिकोण था मेरा कि अगर हम उसका एवरेज निकाल लें 15 से 35 का, तो उसका ये 19% बनता है 2 लाख जो बाहर गया है हर साल के हिसाब से। अगर 10 लाख की फिगर है 5 साल की, तो 2 लाख हर साल का। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज फाइनेंशियल बर्डन ऑफ एमिग्रेशन ऑन पंजाब। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी 2022 उसका जो शोध, हाँ जी हाँ जी, पिछली स्लाइड वापस करना। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी। ये जो भी इन 5 वर्षों में टोटल वहाँ माइग्रेट हुए हैं उनका है या पॉपुलेशन ऑफ पंजाब का? पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब का ये क्योंकि टोटल पॉपुलेशन है 2,77,00,000, 3 करोड़ के आसपास, तो उसका 3% कितना हुआ? 10 लाख। 2,77,00,000 का 3% कितना हुआ? लगभग 9-10 लाख। 3.3 है ना। हाँ, तो उसके हिसाब से ये 5 सालों का फिगर है ना, ये 5 इयर्स का फिगर है। तो 10 लाख अगर 5 सालों में गया है तो 1 साल के हिसाब से ये 2 लाख पंजाबी है। 10 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट प्लीज। फाइनेंशियल बर्डन कितना है? स्टडी ये कहती है कि एमिग्रेशन प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो 15 से 22 लाख है पहले साल, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट, कोर्स एंड कंट्री। और रिसर्च ये कहती है कि 27,000 करोड़ रुपया हर साल जो बाहर जाते हैं उनके साथ ही भारत से चला जाता है। तो ये एक तरह से भारत से करेंसी का आउटफ्लो है। तो 27,000 करोड़ का, मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि पंजाब का बजट कितना है। पंजाब का बजट है जो इस बार की भगवंत मान सरकार ने पेश किया 2023-24 का, वो डेटा है 1,34,836 करोड़ का बजट था। तो 27,000 करोड़, उसका कितना बना? 20%। तो मतलब हमारा जो पैसा बाहर जो जा रहा है वो लगभग पंजाब के बजट का 20% है, 1/5 है। ये भी अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। 1 साल। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मेरा वैसे रिसर्च जो है वो हेल्थ इकोनॉमिक्स पे है, जो मेरा मेन कोर रिसर्च है। ये मेरे लिए एक नया विषय था, तो इंटरेस्टिंग था, तो कुछ फिगर्स निकल के आई। फ्रॉम वेयर एमिग्रेशन फंडिंग इज कमिंग इन पंजाब। ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बड़ा ही रिस्पेक्टेड जर्नल। हाँ जी, पहले वाली स्लाइड देना, इससे आगे वाली, आगे वाली, हाँ ये वाली, पीछे वाली। ये कुछ पीछे एक डीजीपी पंजाब थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैं उनका अभी पीछे एक पेपर द हिंदू में आर्टिकल आया था, तो उसमें से ये चीज़ निकाली थी उन्होंने। 3 वेव्स ऑफ माइग्रेशन कही जो पिछले 50-60 सालों में, तो सॉरी आज़ादी के बाद, तो एक पार्टीशन ऑफ इंडिया में जब पंजाबियों का पलायन हुआ, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ चाहे इस तरफ कहीं भी। दूसरा मिलिटेंसी ईयर्स 80s और 90s, अर्ली 90s, और दूसरा थर्ड वेव 1991 के बाद। नेक्स्ट प्लीज। फ्रॉम वेयर एमिग्रेशन फंडिंग इज कमिंग इन पंजाब। पैसा कहां से आता है, कहां से चैनलाइज होता है? अच्छा, रिसर्च ये भी कहती है कि मोस्ट ऑफ द पंजाबीज हु आर एमिग्रेटिंग अब्रॉड, वो लोअर मिडिल क्लास से वो लोग ज्यादा है। ये भी एक रिसर्च का विषय है जो मेरे लिए आई ओपनर था। नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन का मतलब है कि मार्केट से पैसा उठाया, चाहे मनी लेंडर से, किसी से, और ये जो नॉन इंस्टीट्यूशन लोन है इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है। 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉन इंस्टीट्यूशन लोन है। दूसरा, डाइवर्जन ऑफ लोन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो एग्रीकल्चर के लिए लोन मिला, आपने लोन लिया एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया बच्चों को बाहर भेजने के लिए, तो ये डाइवर्जन है। 34% पैसा वहां से है। तीसरा, बाय सेलिंग लैंड, प्लॉट, मशीनरी, व्हीकल्स एटसेट्रा 16%, सेविंग्स 8% है, फैमिली फ्रेंड 2% है। और ये फिगर है कि हम फंडिंग कैसे कर रहे हैं बच्चों की बाहर भेजने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? ये कुछ रिसर्च पेपर से डेटा कंपाइल किया मैंने। स्टडीज हैं जिन्होंने रैंडम सैम्पलिंग की, पूरा का पूरा वो नहीं कि, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग, कहीं पे 1000 लोगों को इंटरव्यू किया, कहीं पे 2000 लोगों को इंटरव्यू किया, तो एक एवरेज जो निकल के आई, अनएम्प्लॉयमेंट 55.81, क्योंकि स्वदेशी रोजगार स्वदेशी के केंद्र बिंदु में आजकल है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट 55.81%। डोरी सिस्टम, ये मेरे लिए थोड़ा सा सोचने वाला था, क्योंकि जो विमेन, लड़कियां जो बाहर जा रही हैं, उनको जब इंटरव्यू किया गया वो कह रही है डोरी सिस्टम 12.97% केसेस में कि ये एक रीज़न है।
डिक्लाइनिंग इनकम इन एग्रीकल्चर, ये स्लाइड मैं आपसे बाद में भी शेयर करूंगा कि एग्रीकल्चर की इनकम फॉल कर रही है, वो कैसे अपने आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पीयर प्रेशर, जो फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, ड्रग प्रॉब्लम, जेंडर इनइक्वालिटी, इनएडिक्वेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो ये पुश फैक्टर्स हैं। पुश मीन्स यहाँ से हमें धकेल रहे हैं बाहर की ओर। इसके अगली स्लाइड है पुल फैक्टर्स की, नेक्स्ट प्लीज। 3-4 रिसर्च विषय थे, 3-4 अलग अलग रिसर्चेस थी, किसी में 1000 लोगों को इंटरव्यू किया, किसी में 800 को किया, किसी में 1200 को किया। ये था सेंटर पंजाब, कहीं पे मालवा, कहीं पे माजा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए, मालवा के डिस्ट्रिक्ट ले लिए, दुआबा के डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए, लेकिन फोकस वहां पे ज्यादा था जहां से पलायन ज्यादा है। पुल फैक्टर्स, बाहर क्या चीज उनको पुल कर रही है? डिजायर टू अर्न मोर, बेटर लाइफस्टाइल, फ्री सोसाइटी, फैमिली माइग्रेशन, एक्वायरिंग हायर एजुकेशन। इंटरेस्टिंग है कि एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक्वायरिंग हायर एजुकेशन सबसे लास्ट में। तो अल्टीमेटली जो मेन फोकस है वो ये है कि हमने पैसा बाहर कमाना है। तो जैसे विजय जी ने कहा कि 3 करोड़ का पैकेज मिल गया तो बाहर भागना है, तो मेन अल्टीमेटली जो मनी है वो मेन मुद्दा है बाहर जाने का। तो ये बेसिकली था सारा का सारा जो ब्रेन ड्रेन के ऊपर फोकस था। इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ड्रग यूज की बात कर लेते हैं कि ड्रग अब्यूज, सॉरी ये वर्ल्ड ड्रग यूज वैसे अब्यूज होना चाहिए। हाउ ड्रग अब्यूज थ्रेटन्स डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ पंजाब। पीजीआई की एक स्टडी 2023 में अभी आई है, जिसका विमोचन भी गवर्नर महोदय ने ही किया वहां पे पीजीआई में। पीजीआई की स्टडी ये कह रही है कि 3 मिलियन पीपल इन पंजाब आर करंटली कंज्यूमिंग वन और अदर काइंड ऑफ ड्रग। 30 लाख लोग पंजाब के, यूथ ही कहना चाहूँगा, यूथ जो है वो ड्रग एडिक्टेड है। और ड्रग एडिक्शन की जो डेफिनेशन है, ड्रग एब्यूज़ की डेफिनेशन ये है कि ड्रग लेने के बाद जो आपको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो आप में चेंजेस आ गई और उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले गए मेडिसिन लेने के लिए, मेडिकेशन के लिए, तब ये ड्रग एडिक्शन या ड्रग एब्यूज़ की श्रेणी में आपको डाला जाता है। और एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्रिक नर्सिंग और आईडीसी चंडीगढ़ का 2022 की स्टडी है। ये कह रही है कि एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज वाज 75 to 78% इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। तो 15 से 35 साल के लोग 75 से 78% है जो ड्रग एडिक्शन में से संक्रमित है या इसको इस प्रॉब्लम में। ये पीएचडी स्टूडेंट है लिपप्रीत कौर, ये भी स्टडी कर रही है। इसने भी इसका जो डेटा दे रखा है, इसने लगभग 850 जो लोग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में थे उनको इंटरव्यू किया, तो उसमें से देखा कि 177 बच्चे उसमें से 450 का डेटा था, सॉरी। तो 177 जो लोग थे वो 15 से 29 साल के थे और 30 से 44 साल के 185 लोग थे जो ड्रग एडिक्शन सेंटर। तो मैक्सिमम जो है, जो ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसके लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन में है। नेक्स्ट प्लीज। अब एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री इस सारे के सारे पहलू को कैसे देखता है, ये ड्रग एडिक्शन को कैसे देखता है? 2 चीजें हैं। ड्रग एडिक्शन से इंक्रीज्ड पब्लिक हेल्थ बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स। बेसिकली सारा का सारा एनर्जी लग जाता है। जैसे आजकल हम बीएसएफ को देखते हैं बॉर्डर पे, या पुलिस पकड़ रही है, तो गवर्नमेंट की एनर्जी उस तरफ लग गई काफ़ी सारी, तो वो एक स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ता है। जो ऊर्जा प्रोडक्टिव उसमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में जा सकती थी, वो अब अनप्रोडक्टिव जगह जा रही है। एक तो ये इकोनॉमिक लॉस स्टेट को है। दूसरा, लॉस इन ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग स्वदेशी जागरण मंच से या हम लोग एक एज एन इकोनॉमिस्ट दे सकते हैं कि लॉस इन ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी, लेबर फोर्स, और फॉल इन ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक। क्योंकि जब आदमी की प्रोडक्टिविटी कम होगी, युवा जो है वो ड्रग एडिक्टेड है, काम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम डिक्रीज कर गई, पर कैपिटा जीडीपी डिक्रीज कर गया। इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, वायलेंटी। तीसरा, डाइवर्जन ऑफ प्राइवेट सेविंग इनटू दिस ग्रे इकोनॉमी। और चौथी बात, अर्ली डेथ्स ड्यू टू ड्रग अब्यूज मेजर्ड है ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, YLL। और WHO की स्टडी कह रही है कि 350 से 400 लोग हर साल ड्रग ओवरडोज से मर जाते हैं पंजाब में। तो
एज एन इकोनॉमी, ये जो लिप्रित कोर ये स्टडी कर रही है, वो कर रही है कि इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ड्रग अब्यूज इन पंजाब। तो वो देख रही है कि प्रोडक्टिविटी लॉस कितना हो रहा है स्टेट को, बिकॉज जो यूथ ड्रग एडिक्शन में है, और उससे स्टेट को जीडीपी में लॉस कितना आएगा। तो ये जो इकोनॉमिक्स का एंगल इसमें ऐसे आता है। स्टडी अभी चल रही है, उसके अभी आएंगे, इसके डेटा जब भी आएगा मैं शेयर जरूर करूंगा। अभी साल 5-6 महीने में आ जाएगा इसका। नेक्स्ट प्लीज। What are the causes of drug addiction in the state? Easy availability, border state, and falling agriculture growth and less industrialization. Easy availability और border state. Basically, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, गोल्डन क्रिसेंट भी कहते हैं, क्योंकि पंजाब में ना तो जितना भी ये ड्रग वाला सारा का सारा धंधा है, ना तो इसकी कोई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही यहाँ पे कोई प्लांटेशन इसकी होती है। तो बेसिकली इसको चला कौन रहा है? लोकल माफिया और इंटरनेशनल गैंग्स। तो उनके दम पर ही ये चीज़ चल रही है। और बॉर्डर से जो बाहर से आजकल तो हम सुनने में आ रहा है कि ड्रोन के जरिए चीज़ें फेंकी जा रही हैं, और एक बड़ा नेक्सस यहाँ के लोकल्स के द्वारा बना हुआ है। सो border state economic background of border villages has also been exploited by the drug cartels to lure the unemployed people to act as couriers and peddlers। तो वो लोग जल्दी इसमें फंस जाते हैं। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को अगर हम देखें, 1966 में पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति। 71-72 से 85-86 जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था 5.7% था। 86 से 87 से 2004 पॉइंट कम होकर 3% रह गया, और अभी 2005-6 से 19-20 का डेटा कह रहा है 1.61% रह गया। ये जो राइस वीट साइकिल है, राइस वीट साइकिल से हुआ ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है हमारी लैंड की, वो अब पीक पे पहुंच चुकी है, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड उसका शुरू हो गया है। तो अल्टीमेटली उसका जो खामियाजा है वो भुगतना हमें पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग उस साइकिल से बाहर निकल नहीं पा रहे। एग्रीकल्चर में हम लोग कहीं ना कहीं इनोवेट नहीं कर पा रहे, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है, ड्रग एडिक्शन। Next please. और finally, from where drug expenditure is financed in the state, ये जब सर्वे किया गया, ये लिप्रित कोरी जो स्टडी इसकी जो चल रही है, 98% लोगों ने कहा कि हाउस होल्ड इनकम हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के लिए। 13.2% लोगों ने कहा कि बोरिंग और लोन्स। 84.1% लोगों ने कहा कि फ्रेंड्स और फैमिली कंट्रीब्यूशन भी इसमें है। और जो सबसे वरीसम एक चिंतन का विषय है, 52.3% ने कहा कि सेल ऑफ हाउस होल्ड एसेट्स, हम एसेट्स भी बेच देते हैं ड्रग यूज और अब्यूज के लिए। तो ये एक मेरी तरफ से एक हम्बल सबमिशन था आप लोगों के सामने कि एक नया पहलू, एक नया दृष्टिकोण ब्रेन ड्रेन और ड्रग अब्यूज के लिए आपके सामने रखूं। तो कोई आपकी, हाँ जी, हाँ जी, पीछे करना, पिछली स्लाइड। पंजाब का, सिर्फ पंजाब, ओनली पंजाब। नहीं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को हम मानते हैं कि टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो पिछले साल थी उसके कंपैरेटिवली अगले साल कितनी होगी। तो अगर हम देखें 71 बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद पंजाब का टोटल एरिया बढ़ गया, इसके कारण से ग्रोथ रेट। दूसरा ये हरित क्रांति, इसके कारण से अभी वो हर साल तो नहीं बढ़ेगी उतना, ना तो एरिया बढ़ेगा और जो ग्रोथ है वो तो एक स्टेबल होगी। इसलिए ये फैक्टर जो है वो हमारे सोशल इंडिकेटर का वो करता है। स्टेज जी, कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसे चाइना है, चाइना भारत से 45% कम क्षेत्र में राइस कल्टीवेट करता है, लेकिन 50% ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। तो जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, पर एकड़ प्रोडक्टिविटी है, वो भारत की कम है। तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करने वाला है कि हमें प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। तो प्रोडक्टिविटी को क्योंकि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहा है, दर्शा रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो रही है।
तो प्रोडक्टिविटी कम होने का एक रीज़न जो मैंने कहा कि वीट राइस प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ रेट कम है। नहीं, ग्रोथ रेट तभी कम होगा जब प्रोडक्टिविटी कम होगी। दोनों चीज़ें लिंक्ड है साथ में। प्रोडक्टिविटी तो हुआ कि पर हेक्टेयर आउटपुट, पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्शन है टोटल प्रोड्यूस, तो टोटल प्रोड्यूस कम इसलिए हो रही है कि वो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं स्टेगनेट हो गई या उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ गया। जी, एक चीज और होती है ना कि जब पहली बार में था तो बेस 0 है, हाँ, अगली बार जब कंपेयर हुआ तो बेस ऑटोमेटिकली Base उसके हिसाब से इंक्रीज हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि वो जो लैंड एरिया था, लैंड एरिया पहले हाँ, क्योंकि मालवा बेल्ट जो था सारा का सारा इसको इरिगेट किया गया, हाँ। काफी एरिया जो था वो अंडर इरिगेशन आ गया, वो तो एक रीजन है, वो एक रीजन है। हाँ? वो अलग फैक्टर है। नहीं, लेकिन प्रोडक्टिविटी अपने आप में एक, लेकिन गुजरात में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो 8 से 10% है एग्रीकल्चर में। तो और भी व्हीट राइस वाला बहुत बड़ा इशू। हाँ, वो एक बड़े सारे इश्यूज हैं कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है और कैसे करना है। ये एक अलग विषय है, आई थिंक ये हम अलग से डिस्कस करें। आपको 10-20 साल नहीं करना पड़ता। इंशाल्लाह चला भाई जरा। हाँ जी, पीछे चलना स्लाइड। ये जो स्टडी है ये सारी इसकी डॉक्टरेट की स्टडी है। नहीं, ये अलग अलग स्टडीज हैं। जैसे लास्ट वाला डेटा है, ये WHO की स्टडी है कि 350-400 लोग पंजाब में ड्रग ओवरडोज से मर रहे हैं। और जो ये जो ड्रग एडिक्शन का ये जो सारा कुछ बताया आपको, ये बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट का एंगल है कि इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिसीज को कैसे देखते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, उसको इकोनॉमिक्स के एंगल से कैसे देखते हैं। उसमें चाहे वो डिसेबिलिटी है, चाहे वो उससे प्रोडक्टिविटी लॉस है। 27,000 करोड़ स्टडीज कह रही हैं कि 27,000 करोड़ आउटफ्लो हैगा। ਤੇ ਜੇ 27,000 ਕਰੋੜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 19-20% ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ रिसीव टू फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया सब तो ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस भी ले रहे हैं कि बाहरों भी पैसा आ रहा है, लेकिन अपना फोकस हाले एक पासे है। एक बार होलिस्टिक भी एनालिसिस कर सकते हैं। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ